मेरा इस शहर में आए हुए अभी 3-4 दिन ही हुए थे। मेरे लिए ये शहर बिल्कुल नई दुल्हन की तरह था। यहाँ की हर चीज़ मुझे एक नई अनुभूति का एहसास दिला रहा था। मैंने सोचा था कि पहले यहाँ एक किराए का मकान लूँगा, उसके बाद यहाँ प्रेमा को लेकर आऊँगा। यहाँ आए हुए कई दिन बीत गए थे, लेकिन कहीं भी सस्ते में भाड़े का मकान नहीं मिल रहा था। जहाँ भी मिलता ऑफिस से बहुत दूर और महंगा होता। एक दिन एक मित्र ने बताया कि घंटा घर के पास किराए के मकान सस्ते रेट पर मिल जाता है। मैं दोपहर के समय ही ऑफिस से छुट्टी लेकर घंटा घर की ओर उसके बताए हुए पते पे मकान देखने चला गया। उसने जो चौराहा बताया था वहाँ से कुछ आगे बढ़ने के बाद एक मोड़ आया जहाँ से कच्ची गली की ओर बढ़े। तभी मेरी निगाहें एक छत की बालकोनी में जाकर रुक गई। क्या वो हसीन चेहरा था जिसे देखने के बाद ऐसा लगता था जैसे खुदा ने बड़े ही फुर्सत में उसे तराशा होगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, हल्की लंबी नाक और गुलाब की पंखुड़ियों की तरह उसकी पतली ओठ, उसके कमर तक खुले हुए लंबे बाल और उसके बालों में सिर्फ 2 क्लिप लगी हुई थी। उस पे सुगापंखी रंग का सलवार सूट उसके चेहरे में 4 चांद लगा रही थी। बिना दुपट्टा के उसकी यौवन की उभार पूरी तरह बाहर आ रही थी। मैं ना चाहते हुए भी आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन बार बार पीछे मुड़कर उसे ही देखता रहा। जब मैं उससे थोड़ी सी आगे बढ़ा तो मेरी निगाहें दूसरी तरफ के छत की बालकोनी पर गई, जहां एक और खूबसूरत लड़की काली स्कर्ट और ब्रा में खड़ी थी। वो इस तरह बालकोनी में खड़ी थी कि उसकी रोज की उभार बाहर तक स्पष्ट दिख रही थी। इसी तरह गली के अंत तक मैं गया। गली के बीच से कई गलियां निकली थी। सभी छतों की बालकोनी पर 2-4 लड़कियां थी जो एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी। कोई सलवार सूट में तो कोई जीन्स और टी शर्ट में, और कुछ लड़कियां तो ब्रा और पेटीकोट में। वो इस तरह खिड़की और बालकोनी में खड़ी या बैठी थी कि नीचे रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिरों की निगाहें सीधा उन्हीं पे जाए। मैंने गली के इस छोर से उस छोर तक 4-5 बार चक्कर लगाया, जब तक मेरी आंखें थक नहीं गई। मैं उनकी खूबसूरती को देखता रहा। मैं शुरू से ही खूबसूरत चीज़ों का दीवाना था, क्यों नहीं वो लड़की हो। जब तक मेरी आंखें नहीं थकती मैं देखता रहता, लेकिन छूना या कुचलना मेरी फितरत में नहीं था। मैं आखिरी चक्कर ख़त्म करके लौट ही रहा था, तभी अचानक दिल से एक आवाज़ आई, पीछे मुड़ो। मैं नहीं चाहते हुए भी पीछे मुड़ा। मेरी आंखें एक छत की बालकोनी में जाकर इस तरह जम गई कि मैं चाह कर भी हटा नहीं पाया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं कई बार अपनी आंखें झपकाकर ये विश्वास दिलाना चाहा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। वही बड़ी बड़ी आंखें, बिना काजल किए लग रहा था जैसे आंखों में काजल लगी हो। उसकी रेशमी काली जुल्फे, नाक में वही नथ जो कभी मेरा जान था, वही पीला सूट जो मेरा फेवरेट था। ये देखने के बाद कुछ पल के लिए तो मेरी सांसें थम सी गई थी। वो ऐसे लग रही थी जैसे सज धज के मेरा ही इंतजार कर रही हो। अब भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी धड़कन बढ़ गई थी, सांसें थमने लगी थी। उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे पता करूं कि वो कौन है। अपर्णा यहाँ कैसे आ सकती है? अगर वो अपर्णा नहीं है तो उसके जैसी दिखने वाली आखिर कौन है? यही सोचकर मैं एक चाय वाले की दुकान पर गया और उनसे बातों ही बातों में पूछा, भाई ये जगह कौन सी है? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक 3-4 बार देखा और बोला, भैया तू इस शहर में नवा लागत है, तो का हम ये गली में पहली बार देखा था। हाँ भाई, मैं यहाँ भाड़े के मकान देखने आया हूँ। मेरे एक मित्र ने बताया है कि यहाँ पे सस्ते में किराए के मकान मिल जाता है। देखा भैया, तो बहुत ही सीधा साधा लागत है। ये ला, हम तोहके बतावत है, तू सुना। ये जगह बदनाम गली के नाम से जानल जाता है। यहाँ सस्ते में भाड़े का कमरा तो मिल जाता है, लेकिन ई गली में शरीफ लोग ना ही रहत है। अब तोहका जैसा मर्जी, ई मोहल्ला तुम जैसन लोगन के लिए ना ही है। अच्छा भाई, एक बात बताइए, वो लड़की जो ऊपर खड़ी है वो कौन है और वहाँ क्या कर रही है? ये ला कर ला बात, ये बदनाम गली हवे भैया, यहाँ बदनाम लड़कियाँ ही मिलत हवे। इस गली में शरीफ लड़कियाँ थोड़े ही मिलत है भैया। ये रत्नाबाई के कोठा हवे। यहाँ एक बार जो आवत है यहाँ से जिंदा वापस नहीं जात है। ये लड़की शरीफ घर की और भली लागत है, लेकिन ई का किस्मत फूटी है। जो कोई हरामी ई का यहाँ 10-15 दिन पहले बेच गवा है। ई का धंधे पे बिठावे खातिर रत्नाबाई ई का मार मार कर बुरा हाल कर देले है। फिर भी बेचारी धंधे पे नहीं बैठत है, लेकिन कब तक बेचारी बकरे की माँ खैर मनावत है। जो ये बेचारी यहाँ बचे है। भाई जी, इसका नाम क्या है? ये कहाँ की रहने वाली है? इका नाम भैया हमका भी ठीक से नहीं पता है, लेकिन थोड़ा बहुत सुनत है। सब इका अपर्णा बोलत है। ये बिहार की हवे। ये लड़की पढ़ी लिखी भी लागत है। पता नहीं वो कुत्ता के जाल में ये बेचारी कैसे फंस गवा। ये भली लड़की के तो नसीब ही फूट गवा। पता ना कौन सी दुश्मनी निकालन खातिर इका यहाँ बेच गवा है। ये सुनकर राज को ऐसे लगा
जैसे उसके ऊपर कोई बिजली गिर गई हो। वो किसी तरह थके थके कदमों से एक जिंदा लाश की तरह अपने कमरे में आकर लेट गया। अंधेरा पूरी तरह कमरे में छाई हुई थी। उसने एक चाय की घूंट लेते हुए अपनी पुरानी यादों की भौर में डूबता चला गया। ये उस समय की बात है जब वो पहली बार 12वीं की परीक्षा में अपर्णा से मिला था। अपर्णा एक दिन परीक्षा हॉल में राज से एक सवाल के बारे में पूछी थी। उस दिन पहली बार राज ने उसे देखा था और उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। उसे तो उस समय एहसास हुआ जब परीक्षा समाप्ति की घंटी लगी और कॉपी ली जाने लगी थी। उसके इस हरकत पे अपर्णा जोर जोर से हंस पड़ी थी। परीक्षा के आखिरी दिन राज अपर्णा के घर देखने के ख्याल से उसके पीछे पीछे उसके घर देखने गया, लेकिन अपर्णा राज की ये हरकत देख ली थी कि राज उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो अपने घर से दूर अपनी एक सहेली के घर चली गई। राज बेचारा सीधा साधा कभी किसी लड़की का पीछा किया नहीं था। वो यही उसका घर समझकर वापस आ गया। राज जब वापस चला गया तो अपर्णा वहाँ से अपने घर चली गई। राज अपर्णा का वही घर है ये समझकर रोज़ वहाँ जाता और निराश होकर घर लौट आता, लेकिन उसे अपर्णा का दीदार नहीं होता था। एक दिन राज जब कॉलेज आया तो उसके दोस्तों ने बताया, तुम्हारी वाली भी इसी कॉलेज में और अपने ही क्लास में दाखिला ली है। ये सुनकर राज के चेहरे पर चमक आ गई थी। उसने तो सोचा भी नहीं था कि अब शायद ही वो दोनों कभी मिल पाएंगे। तभी सामने से अपर्णा अपनी सहेलियों के साथ आते हुए दिखी। राज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपनी एक हाथ हवा में लहराया और खुद को ये विश्वास दिलाना चाहा। तभी वो सामने से गुजरी और उसके तरफ देखकर हंसते हुए चली गई। राज अपर्णा से बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब वो अपर्णा के सामने जाता घबराहट से उसके हाथ पांव फूलने लगते। उसके बाद उसने खत के द्वारा अपने दिल की हाल बताने की कोशिश की, लेकिन यही हाल उसका उस समय भी था। अपर्णा भी राज की हरकतों से समझ गई थी कि राज उसे चाहता है, लेकिन इजहार करने से डरता है या ज़्यादा शर्मिला होने के कारण वो इजहार कर नहीं पा रहा है। अपर्णा भी राज से प्यार करने लगी थी, लेकिन वो चाहती थी कि प्यार का इजहार पहले राज करे। इसी कश्मकश में दोनों फंसे रहे, पहले तुम। इन्हीं दिनों वक्त ने एक करवट ली और राज को सरकारी नौकरी मिल गया, जिसके कारण उसे मेरठ जाना पड़ा। राज के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक तरफ उसकी लाइफ थी तो दूसरी तरफ उसका प्यार जो एक तरफा था। अपर्णा के व्यवहार से कभी ये नहीं लगा कि वो राज को प्यार करती है। राज को ये नहीं पता था कि आग दोनों तरफ बराबर लगी थी। राज अपने प्यार को एक तरफा समझकर अपर्णा को बिना बताए या बिना मिले चला गया। राज के कॉलेज से अचानक गायब होने के कारण अपर्णा बुझी बुझी सी कॉलेज में रहने लगी थी। धीरे धीरे कॉलेज भी जाना कम कर दी। कुछ दिनों बाद अपर्णा को एक राज का खत मिला। अपर्णा तो हैरान थी, वो तो आशा ही छोड़ चुकी थी, अब राज से दोबारा मुलाकात भी होगी। राज घर से जाते समय अपने दोस्त भंडारी के मदद से अपर्णा के घर का पता मालूम कर लिया था, इसलिए राज अपने दिल की दास्तान एक खत के द्वारा अपर्णा को बताया था। अपर्णा सदियों से ये सब सुनने के लिए तरस गई थी, लेकिन कम वक्त ये झिझक दोनों के बीच इस कदर दीवार बनकर खड़ी हो गई थी कि अफसोस। अपर्णा राज के खत को पाकर जितना खुश थी उससे कहीं ज़्यादा दुखी, क्योंकि राज उस खत में अपना पता नहीं भेजा था। राज किसी भी अवसर पे अपर्णा को विश करना नहीं भूलता था, नया साल हो या वैलेंटाइन डे हो। हर बार अपर्णा खत में राज का पता ढूंढती, लेकिन कम वक्त वो समझ नहीं पा रही थी कि वो किसको दोष दे, अपनी किस्मत को या राज के मूर्खता को, जो खत तो भेजता था लेकिन अपना पता नहीं, और हर बार उसे निराश होना पड़ता। और अपना राज के इस स्वभाव को लेकर बहुत दुखी थी। तभी किसी के पाँव की आहट सुनकर राज यादों की भंवर से बाहर आया। राज सच्चाई जानने के लिए दूसरे शाम रत्नाबाई के कोठे पर गया, जहां अपर्णा दिखी थी। अपर्णा के साथ रात बिताने के लिए राज ने रत्नाबाई को मुंह मांगी कीमत दी। अपर्णा राज को वहां देखकर चौंकी और गुस्सा होकर राज के सीने पे अपने दोनों हाथ से मारने लगी। राज, तुम आने में बहुत देर कर दिए। तुम्हारी अर्पणा अब वो अर्पणा नहीं रही, वो लूट चुकी है, वो बर्बाद हो चुकी है, अब वो तुम्हारे लायक नहीं रही। तुम यहाँ से चले जाओ। अर्पणा राज के गले से लगकर काफ़ी देर तक रोती रही। अर्पणा, अब मैं आ गया हूँ। राज उसे चुप कराते हुए बोला, तुम आज के बाद जब भी बिकोगी मैं खरीदूंगा, उसके लिए मुझे खुद को क्यों नहीं बेचना पड़े। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम यहाँ कैसे पहुँची। अर्पणा के आंसू पोंछते हुए राज बोला, ये कुछ दिन पहले की बात है। तुम खत भेजते रहे, लेकिन उसमें अपना पता नहीं भेजते थे। इसी बीच मेरी शादी तय कर दी गई। इसको लेकर मैं कई दिनों से बहुत परेशान थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे मन मंदिर में
तुम पहले ही बस गए थे, इसलिए इस जिंदगी में मैं किसी और के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। इत्तेफाक से एक दिन मैं ट्यूशन करके आ रही थी, तभी अचानक भंडारी दिखा। उससे जब मैंने तुम्हारे बारे में पूछा तो उसने बोला 2 दिन बाद मैं बैंक की परीक्षा देने मेरठ जा रहा हूँ। उसके बाद मैं राज के पास जाऊँगा। मेरी भी परीक्षा थी, इसलिए मैं भी तैयार हो गई। मुझे क्या पता था कि वो दरिंदे का पहले से ही मेरे प्रति इरादा नेक नहीं था। उसने मुझे यहाँ लाकर एक होटल के कमरे में बांध कर रखा और कई दिनों तक मेरे आबरू से ज़बरदस्ती खेलता रहा। मैं बहुत रोई गिड़गिड़ाई, उसका पाँव पकड़ी, उससे दोस्ती की वास्ता भी दी, लेकिन वो तो जैसे हैवान बन चुका था। उस पे तो मेरे आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ और एक दिन तो उसने हैवानियत की सभी हदों को पार कर दिया। उसने मुझे बेहोशी की हालत में यहाँ लाकर छोड़ दिया। बाद में जब मुझे होश आया तो पता चला मैं कोठे पर पहुँच चुकी हूँ। यहाँ की लड़कियाँ बता रही थी उसने मुझे 50,000 में बेचा है। यह सुनकर राज की आंखें भर आई। उसने अर्पणा को गले से लगाकर उसे विश्वास दिलाते हुए बोला, मैं बहुत जल्द यहाँ से निकालकर तुम्हें ले जाऊँगा। तुम घबराना नहीं, मैं अपनी सारी ताकत लगा दूँगा, ज़रूरत पड़ी तो अपनी जान भी। अर्पणा राज के मुंह पर अपनी नाजुक हथेली रख दी। राज, फिर दोबारा मरने की बात कभी नहीं करना। राज उसके हाथों को चूमते हुए दोबारा जल्द ही लौटकर आने के लिए बोलकर चला गया। रत्नाबाई के कोठे से अपर्णा को छुड़ाने के लिए राज बड़े बड़े अधिकारियों के पास गया, लेकिन रत्नाबाई के नाम सुनते ही कोई भी अधिकारी उस पर हाथ नहीं डालना चाहता था। उसे हर जगह से निराश होकर लौटना पड़ा। तभी उसने खुद ही अर्पणा को वहाँ से बाहर निकालने का फैसला किया और उस योजना के तहत राज रत्नाबाई के कोठे पर रोज जाने लगा। धीरे धीरे समय बीतता रहा। कुछ ही दिनों में राज रत्नाबाई के विश्वसनीय ग्राहक बन गया। एक दिन राज अपनी योजना को आखिरी अंजाम देने के लिए अपर्णा को एक होटल में लाया और वहाँ से चकमा देकर किसी तरह वो दोनों भाग निकले। रत्नाबाई को जब पता चला, वो दोनों को पकड़ने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन दोनों का कहीं पता नहीं चला। इधर राज अर्पणा को लेकर रात के अंधेरे में उसके घर पहुंचा। दरवाज़ा उसके पिता ही खोले। जब वो अपर्णा को देखे तो दरवाजे से अलग हट गया। अपर्णा राज के साथ घर के अंदर चली गई। घर के अंदर आते ही उसकी नज़र सामने दीवार पर टंगी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो इससे पहले वहाँ नहीं था, जिस पे फूलों का हार टंगा हुआ देखकर अर्पणा रो पड़ी। अर्पणा अपने माँ बाप की एकलौती संतान थी। उस पे दोनों को नाज था, लेकिन एक रात जब वो घर छोड़कर भाग गई तब ये सदमा उसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो आत्महत्या कर ली। राज अर्पणा के पिता को अर्पणा पे हुए अत्याचार के बारे में सब बता दिया कि भंडारी ने उसे कैसे ले जाकर मेरठ में रत्नाबाई के कोठे पर बेच दिया था और कैसे वो अर्पणा को वहाँ से छुड़ा कर लाया है। सारी बातें सुनकर उसके पिता के आंखों में आंसू छलक आए थे। उन्होंने राज से सिर्फ इतना ही पूछा कि भंडारी कौन है और कहाँ रहता है। राज भंडारी के बारे में उन्हें विस्तार से बता दिया। भंडारी कौन है, कहाँ रहता है और क्या करता है। उसके पिता सारी बात जानने के बाद राज को सख्त लहजे में बोले, राज, मैं न तुम्हें जानता हूँ और ना ही इस लड़की को। ये मेरी बेटी नहीं है। मेरी बेटी तो उसी दिन मर गई जिस दिन ये घर छोड़कर भागी थी। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है सिवाय यादों के, इसलिए तुम दोनों अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। उन्होंने साफ शब्दों में राज से कह दिया था। ये सुनकर अपर्णा अंदर से टूट गई, लेकिन उसके आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं आई। उसने आकाश की तरफ देखते हुए रब को याद की और उनसे शिकायत भरी लहजों में बोली, या रब, उसका भी भला करना जिसने मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचाया है। उस दिन के बाद राज बहुत परेशान रहने लगा था। अब क्या करे। इधर अर्पणा, जिसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर वो छोड़ देगा तो कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी। इस समाज में रहने वाले भेड़ियों से खुद की हिफाजत कैसे करेगी। बहुत ही मुश्किल से वो उस नर्क से निकलकर अभी तो आई है। इधर प्रेमा, उसकी नई नवेली दुल्हन, हाल ही में उन दोनों की शादी हुई है। राज शादी से पहले घर आया तो उसका दोस्त भंडारी ने उसे बताया अर्पणा किसी लड़के के साथ घर छोड़कर भाग गई है। ये सुनकर राज का दिल टूट गया और वो अपने माता पिता के आगे घुटने टेक देने के कारण उसकी शादी प्रेमा से हो गई। राज एक ऐसी मझधार में फंसा था जिससे निकलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। दोनों में से किसी को छोड़ना नहीं चाहता था। वो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अर्पणा के बर्बादी के कारण भी वो खुद था। उसी के कारण अर्पणा आज इस जगह पे थी। राज इस कश्मकश की भंवर में कई दिनों तक फंसा रहा। एक दिन राज अर्पणा को अपने घर ले आया और उसकी सारी आपबीती प्रेमा को बताते हुए बोला, अब तुम ही इसका फैसला करो। इसका क्या करें, जो भी तुम फैसला करना, एक बार इस बेचारी की तरफ देख कर करना। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया तुम्हें स्वार्थी कहे।
अपर्णा की आप बीती सुनकर प्रेमा की आंखें अश्कों से भर आई थीं। प्रेमा अपनी अश्कों को साफ करते हुए बोली, राज, अर्पणा के बर्बादी के कारण सिर्फ तुम हो, नहीं कि भंडारी। औरत का दिल बहुत ही भावुक होता है। अगर वो किसी को अपने मन मंदिर में एक बार बैठा लेती है तो फिर उसे मरते समय तक किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचती। यही बेचारी अर्पणा भी की, जो एक प्यार के पुजारन को करना चाहिए था। राज, इसके बारे में जानने के बाद कौन इससे शादी करेगा? अब इसे कौन अपनाएगा? अगर इसे कोई अपनाएगा भी तो सारी ज़िंदगी इसे ताना मारता रहेगा। इसलिए तुम अर्पणा को अपनाओगे, यही तुम्हारी सज़ा है। प्रेमा की फैसला सुनकर राज दंग रह गया। ये सुनकर राज की आंखें भर आई। प्रेमा की बातें सुनकर अर्पणा की आंखें भर आई। वो अपनी आंसू साफ करते हुए वो प्रेमा के गले से लगकर रोने लगी। नहीं दीदी, मैं आप जैसी देवी के घर बर्बाद नहीं कर सकती। जहाँ मेरे घर वाले और ये समाज मुझे अपनाने की जगह मुझे ठुकरा दिया है, वहीं आप हमें अपने और अपने पति के दिल में जगह दे रही हैं। दीदी, आप इस अभागन के लिए अपना घर बर्बाद ना करें। हमारा सौभाग्य कहाँ जो आप जैसी देवी की सेवा कर सकें। दीदी, मैं अपवित्र हो चुकी हूँ, इस घर के लायक नहीं हूँ। और वो रोने लगी। प्रेमा उसे अपने गले से लगाकर और चुप कराते हुए बोली, नहीं बहन, तुम अपवित्र कभी नहीं हो सकती। तुम्हारा दिल गंगा जल की तरह साफ और पवित्र है। बहन, आज के बाद तुम यहीं रहोगी। ये राज जैसे लड़कों के लिए एक सबक होगा, जो लड़कियों को खिलौना समझते हैं, और राज के लिए एक सजा। वो अपर्णा का हाथ राज की तरफ बढ़ा दी। प्रेमा की महानता को राज खड़े होकर एकटक देखे जा रहा था। कोई भी औरत दुनिया की हर चीज़ में बंटवारा कर सकती है, लेकिन अपने पति में कभी नहीं। और प्रेमा अपना सब कुछ अपर्णा को सौंप दी थी। राज प्रेमा की महानता को समझ नहीं सका और अपनी दोनों बाहें फैला दिया। प्रेमा हंसते हुए उसके बाहों में समा गई। तीनों की आंखें भर आई थी। अपर्णा भी प्रेमा के इस त्याग और बलिदान को कभी नहीं भूली और अपनी मर्यादा को हमेशा बनाए रखी। एक दिन टीवी पर न्यूज में भंडारी के फोटो देखकर अर्पणा चौंक गई। न्यूज में बता रहा था किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके घर में घुसकर उसके दोनों हाथ और उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया है। वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। उसने दूसरा चैनल जैसे खोला, उसमें बता रहा था अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि पुलिस ने उस मुजरिम को पकड़ लिया है। उसका फोटो टीवी पे दिखा रहा था। फोटो देखते ही अपर्णा चक्कर खाकर गिर गई। उसके गिरने की आवाज़ सुनकर प्रेमा दौड़कर उसके पास आई। टीवी पे जब प्रेमा की नज़र पड़ी तो वो भी परेशान हो गई। राज प्रेमा और अपर्णा को लेकर थाने में गया, जहाँ अपर्णा के पिता थे। अपर्णा के पिता उन लोगों से मिलना नहीं चाहते थे। तब प्रेमा पुलिस को रिक्वेस्ट करके उनके पिता से मिली और उनसे पूछी ये सब क्या है। तब उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, मेरे रहते हुए मेरी बेटी पर बुरा नज़र डालना तो दूर, उसने तो कोठे पर बिठा दिया था। उसे तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। पुलिस कंप्लेन करने से अपना कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और वो फिर दोबारा यही जुर्म करता। इसलिए मैंने उसका ये हाल किया है। अब तो ना उस लायक रहेगा और ना करेगा। प्रेमा अपनी आंसू साफ करते हुए वहाँ से चली आई, ये सोचते हुए कि माँ बाप कितना भी बुरा हो, अपने बच्चे के बारे में कभी बुरा नहीं सोचता। अंत में कुछ सवाल जिसका जवाब आपको भी देना अच्छा लगेगा। क्या अपर्णा राज से प्यार करके गलती की थी? या दूसरा सवाल, आपको क्या लगता है सच में राज के कारण अपर्णा कोठे पे पहुंच गई थी? मेरा तीसरा सवाल, क्या भंडारी जैसे दोस्त होना चाहिए? मेरा चौथा सवाल, अपर्णा के पिता ने भंडारी को जो सजा दी थी वो गलत था या सही? पांचवा सवाल, क्या आप चाहते भंडारी को सजा कानून दे जिसमें आईपीसी धारा 372 और 373 के तहत 10 साल की कैद और साथ में जुर्माना, वो भी एविडेंस होने पर, नहीं तो बाइज्जत रिहा कर दिया जाता? और अंत में एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है भंडारी को सजा क्या अपर्णा के पिता ने दिया है? या मेरे इस सारे सवाल का जो सही जवाब देगा उसका नाम मैं अपने अगले स्टोरी के मुख्य पात्र का नाम दूंगा।